नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हेमंता बिस्व शर्मा, बड़ा नाम, भाजपा के चुनाव सह प्रभारी इस वक्त राजधानी में है, रांची में है, झारखंड में है। झारखंड को साधने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल करीब करीब फूका जा चुका है। खुलकर कोई दल सामने नहीं कह रहा, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता भी लग जाएगा और उसके बाद शुरू होगी चुनावी रस्सा कस्सी। बिल्कुल सज धज कर सेना तैयार है, कमान संभाल चुके हैं, सारथी तैयार है। अब बस शिकस्त और जीत, इसके बीच का फासला तय करना है। दावे हर दल के अलग अलग हैं। अगर आज INDIA दावा करता है कि हमने बहुत काम किया, इसीलिए जनता ने 2019 में हमें चुनकर यह मौका दिया कि हम सरकार बनाए, वहीं NDA का दावा है कि एक बार फिर झारखंड में 2014 की तरफ परचम लहराएंगे और पूरे झारखंड को साधेंगे। देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की हुंकार। बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर राज्य सरकार पे निशाना। सरकार बनी तो घुसपैठियों के खिलाफ होगी बड़ी लड़ाई। बांग्लादेश की तरह पाकुड़ में भी बदल रही डेमोग्राफी। मैया योजना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। हेमंता ने कहा है कि महिलाओं को सम्मान देना था तो फिर चुनाव से ठीक पहले क्यों? हमको अगर माँ को 1000 रुपया देना था, 5 साल में से नहीं दे सकता, कम से कम 6 महीना आगे तो देना सही था। आज एक फॉर्म के लिए 200-300 रुपया रिश्वत भी देना पड़ रहा है। युवाओं को लेकर हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा 23 अगस्त को आक्रोश रैली करने जा रहा है। इसी को लेकर रांची में BJYM का सम्मेलन हुआ, जिसमें असम के CM और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। हेमंता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि आगे कोई मुख्यमंत्री इस तरह के झूठे वादे न करे। इसे लेकर आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है। आज का बाद कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे, नहीं तो इस चुनाव में भी झूठा वादा करने का एक पूरा भरपूर सूची प्रस्तुत हो जाएगा। हेमंता बिस्वा ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की तरह ही पाकुड़ में भी डेमोग्राफी बदल रही है। जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो गोपीनाथ नगर में हो रहा है, वही तो तारानगर में हो रहा है। जो बांग्लादेश में आज जो दिखाई दे रहा है वही चीज 10 साल का बाद अगर भगवान हम लोग को जिंदा रखे तो हम लोग इधर ही वो चीज देखने जा रहा हूं। ये समय खराब समय है, घुसपैठिया है और घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का जो एक इजी एफोर्ड हो गया ना, नौकरी नहीं देना है, रास्ता नहीं बनाना है, मेडिकल कॉलेज नहीं करना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, खाली 2 ट्रक घुसपैठियों को लेके आओ। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा हूँ। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर असम के CM ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हेमंता ने कहा कि गाजा पर सोशल मीडिया पर पोस्ट और धरना देने वाले कांग्रेस के नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। लास्ट 2-3 महीना में आप देखे गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था
वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेश को लेकर हिमंता बिस्वा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी को सीखने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को हिमंता बिस्वा शर्मा से सीखने की जरूरत नहीं है। वो तो देश विदेश तब से देख चुके हैं जब वो बच्चे थे, तो इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा को अपने प्रदेश और अपने एरिया का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार आएगी तब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसी तरह की बातें राजनीति में बोली जाती है। उसी का एक शब्दों का चयन कर रहे हैं। अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उसको पहले उनको देखना चाहिए, पहले वहां कर ले फिर यहाँ की बात करेंगे। बांग्लादेश घुसपैठ से शुरू हुई सियासत लड़ाई अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा तक पहुंच गई। वहीं बीजेपी ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता से लेकर मैया योजना को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से चंदन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। जमकर गरजे हिमंता बिस्वा शर्मा, पूरी तरीके से सरकार को घेरा कि किस तरीके से योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। सरकार को घेरा कि झूठे वादे ना करें। कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो, वादे झूठे नहीं होना चाहिए। और अगर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करें तो केंद्र की भी नजर है और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा पहले से आक्रामक रही है। चुनाव के मामले को अगर छोड़ भी दे, चुनाव से पहले से आक्रामक रही है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठ का सफाया किया जा सके। एक तरफ गठबंधन कहता है, सरकार सत्ता कहती है कि घुसपैठ हुआ ही नहीं है, संथाल में कहीं भी घुसपैठ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि घुसपैठ काफी हो गया है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी दावा किया कि 19 जिलों में घुसपैठ है, 20 से 25% बढ़ गए हैं वोटर्स इन जिलों के। अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या निकल कर आता है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। बीजेपी से कमाल खान साहब हमारे साथ है। कमाल जी स्वागत है आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से संजय सिंह साहब हमारे साथ हैं। संजय जी स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। तकनीकी कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, कमाल साहब स्क्रीन पर नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमाल खान साहब से ही शुरुआत करते हैं चर्चा की। कमाल साहब, हिमंता बिस्वा शर्मा आज झारखंड में है, आज रांची में है और एक बार फिर गरजे हैं, सरकार पर जमकर बरसे हैं, घेरा है सरकार को, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो या फिर योजनाओं को लेकर घेराव करने की बात हो। देखिए, ऐसा है कि सही मानों में वो घेरे हम लोग बोलेंगे ही। जो वादा इन्होंने किया था सरकार में आने के पहले, एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया है। यहाँ झारखंड में जो सरकार बनी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, इन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इन्होंने कहा बीए, ग्रेजुएट, एमए जो किए हुए हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे, वो भी नहीं मिली। अभी आपका इसी तरह आपका सैकड़ों योजना है, कह रहे अबुआ आवास देंगे, कैठो आवास लोगों को बना कर दिया गया। तो हमारा ये है कि एक तो हम कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आए हैं। हम लोगों ने कहा कि 2019 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ उतना वोटर नहीं जो बढ़े, जो 2024 के आपका चुनाव हुआ उसमें वोटर बढ़ गए। और वोटर है उसके लेकर हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दिया। फिर आपका पीआई भी हुआ है हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उक्त जिलों के डीसी को आपका संज्ञान लिया है और कहा है कि देने के लिए वो आपका घुसपैठियों को आपका क्या है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, आंकड़ा फिगर लिया कर देने के लिए, वो भी नहीं भाई। पिछली बार आपका डेट पर माननीय उच्च न्यायालय ने आपका
संज्ञान लेते हुए लापरवाही पर भी उसने फटकार लगाई और कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर जो जिला का है, जिनको हमने कहा है वो आपका अगले डेट पर आए। तो मेरा हम लोगों का मांग यही है कि आपका इसमें क्या है, अरे वोटर लिस्ट से मिला लीजिए कि आखिर इतना वोटर लिस्ट 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के था, तो ये इतने वोटर कहाँ से बढ़ गए। और कोई भी है उसका वंशवाली आपका किया जाता है। जो स्वदेशी है अगर मुंबई में भी रहेगा, दिल्ली का भी रहने वाला है, जो झारखंड में रह रहा, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सबका निकल जाएगा। लेकिन जो विदेशी है उसका आपका कहाँ मिलेगा, वो तो पकड़ में सौता आ जाएंगे। कई आपकी ही चैनल के कई आधार कार्ड आपका ऐसे ऐसे मिले हुए हैं जो एकदम दर्शाता है कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके झारखंड में आए हैं। जो माननीय चैनल के अधिकारियों ने आपका इसका किया है, तो इसमें क्या है, मुल्क सर्वोपरि है ना। जब बंटवारा कर लिए हम, सीमा का बंटवारा हो गया, जंगल का बंटवारा हो गया, इंसानों का बंटवारा हो गया, पहाड़ों का बंटवारा हो गया, उनका मुल्क अलग है, हमारा मुल्क अलग है। तो हमारे मुल्क में मेहमान बनकर आएंगे तो स्वागत करेंगे और घुसपैठ करके आएंगे तो नहीं आने देंगे। यही बात है और इसका चिन्हित करना है। जब हमारा देश 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर देश हो गया है, हम अपना बोझ खुद नहीं संभाल ले रहे हैं, तो हम दूसरे जगहों के आए हुए लोगों को कैसे संभालेंगे। इसमें हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, मामला है विदेशी का। जब आपका 47 का बंटवारा था तो क्यों गए, क्यों नहीं उस समय कहे कि नहीं बंटवारा मुल्क का नहीं होगा, एक ही आपका हिंदुस्तान रहेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर अटक तक। और मैं फिर आज वही बात को दोहरा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए कि न्यूज 11 लोकप्रिय चैनल है। मैं दोहरा रहा हूं इसलिए कि अगर नीयत साफ है बांग्लादेश के या पाकिस्तान के आवाम का, तो वो बोल दें कि नहीं, हम पाकिस्तान हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको बांग्लादेश दुनिया के नक्शे में। हम एक हिंदुस्तानी ही रहेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर अटक तक। और उसका मैं एक नागेश्वर जी, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण ये है कि आज जो भारत के सीमा के सुरक्षा पर लाखों हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा, अगर एक मुल्क रहता और बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके भी सीमा के सुरक्षा पर हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा, अगर एक मुल्क हो जाए और भारत का जितना आपका सुरक्षा है सीमा का करते हैं, उतने ही में पूरा अखंड भारत का सुरक्षा हो सकता है और इतना रुपया बचेगा देश का कि इतने कल कारखाने खुलेंगे, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय देश में एक भी बेरोजगार नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कैसे चलेगा सर? हथियारों के सबसे बड़े विक्रेता हैं चाइना और अमेरिका। अगर आपके यहाँ आतंकवाद नहीं होगा, उग्रवाद नहीं होगा, तो फिर उनका धंधा कैसे चलेगा? लौटते हैं आपके पास। कमाल खान साहब कांग्रेस से, संजय सिंह साहब हमारे साथ है। संजय सिंह साहब, अभी कमाल खान ने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा, कमाल खान साहब ने, कि मुल्क सर्वोपरि है। ये ठीक है कि राजनीति अपनी जगह है, बांग्लादेश में बांग्लादेशी घुसपैठ बता रहे हैं, संथाल में संथाल को कांग्रेस और जेएमएम अपना गढ़ मानती रही है। हालांकि गोड्डा से आज भी निशिकांत साहब जीत रहे हैं और जीतते ही जा रहे हैं, उनको रोक पाना संभव नहीं है। दुमका भी इस बार प्रयोग हुआ, दुमका में भले प्रयोग फेल हो गया, नहीं तो दुमका भी उनके ही पाले में था। ऐसे में अगर संथाल में जांच करा ही ली जाए, संथाल के मामले को लेकर जांच का आदेश सरकार भी अपने स्तर से दे दे, तो फिर हर्ज क्या दिखाई दे रहा है? डेमोग्राफी के बारे में हमेशा जब भी हम स्टूडियो में आते हैं एक ही बात कहते हैं कि सेंसस ही प्रमाणिक आंकड़ा देता है। तो सर, सेंसस आने से पहले मुझे बोलने दिया जाए। कमाल खान जी को तो आपने धारा प्रवाह बोलने दिया 5 मिनट। बोल ले सर। ये एकरूपता स्टूडियो में दिखना चाहिए। नहीं दिखता है। प्रवक्ताओं के बीच में विमर्श जो होता है वो आपके सौजन्य से होता है। आपको ये नजर नहीं आता? नहीं, मुझे आता है, तभी तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। बोल रहे हैं आप। तो 2011 के सेंसस के बाद 2011 के सेंसस के बाद सेंसस नहीं हुआ है।
तो सेंसस के आंकड़े जब तक नहीं आएंगे, डेमोग्राफी में क्या परिवर्तन हुआ है, किस समुदाय का प्रतिशत कितना बढ़ा है, किस अनुपात में बढ़ा है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अब आते हैं वोटर लिस्ट के संबंध में हम लोग बात कर लें, जिसको हम लोग मतदाता सूची कहते हैं। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 21 के अंतर्गत मतदाता सूची का निर्माण, गठन, पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर इससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो करते हैं और उनको अधिनियम में शक्तियां प्रदत्त की जाती हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और ईआरओज जो होते हैं, एसडीओ रैंक अधिकारी, वो इस कार्य को करते हैं। अभी झारखंड में भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है जी। पुनरीक्षण के दौरान त्रुटियां जो होती हैं उसको सुधारा जाता है, डिलीशन होता है और जो 18 वर्ष के आयु के हो जाते हैं जी, उनका नाम शामिल किया जाता है मतदाता सूची में। अभी तक कहीं से भी ये जानकारी नहीं आई है कि पुनरीक्षण के दौरान अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और पुनरीक्षण में उसको संज्ञान में लिया गया है। जिन जिलों की बात की जा रही है वहां भी नहीं आई है और झारखंड के किसी जिले में इस चर्चा को कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अप्रत्याशित वृद्धि को देखा जा रहा है, क्योंकि यह कार्य जिसको अधिकार दिया गया है भारत के संविधान में ईसीआई के द्वारा, वही संपादित कराता है और पूरे देश में कराता है। पहला तो ये क्लियर हो गया कि मतदाता सूची पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष हमेशा ईसीआई का होता है। उसको चैलेंज करने का अधिकार है आपको, तो आप चैलेंज कर सकते हैं ये कहकर कि मेरा नाम छूट गया है या मेरे नाम को जोड़ दीजिए। अब आते हैं तीसरी बात पर। मैंने पहले भी कहा है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 20 में यह प्रावधानित नहीं है कि कोई संथाल रैयत या संथाल परगना में कोई भी रैयत अपनी भूमि का स्थानांतरण कर सकता है या लीज या मॉर्गेज कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं सहूलियत के लिए, संथाली महिला को संपत्ति में अधिकार नहीं है, पैतृक या अपने पति के। तो अगर कोई इनके नैरेटिव के अनुसार मुस्लिम घुसपैठी आकर विवाह करते हैं यहाँ के संथाल परगना की महिलाओं से, तो उनको तो संपत्ति भी नहीं मिलेगा ना। समझिए बात को, ये पूरा जो कुतर्क है ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव है जो हिटलर के प्रचार मंत्री गोबल्स के द्वारा बनाया गया था यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए। उसको कहते हैं एक झूठ को 100 बार दोहराओगे तो वो सच प्रतीत होगा। बीजेपी के पास अब मुद्दे नहीं बचे। भ्रष्टाचार हुआ की राजनीति ये लोग किए। अब हमारे वीर आदिवासी हेमंत सोरेन जी जब आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं 49वां, तो पूरे देश को यह संदेश मिल रहा है कि किस तरह से उनको एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत फंसाया गया था। जल्दी पूरी कर सर। तो मेरा ये कहना है, आपने समय दिया, धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि जब मुद्दा विहीन कोई राजनीतिक पार्टी हो जाता है तो हमारे राजनीति को जो जनवादी है, जो अंत्योदय पर आधारित है, उसको भी वो नहीं देख पा रहा है। अरुण वर्मा साहब के पास अब जाता हूं, लेकिन संजय साहब आपने मुझे रोक दिया। मैंने शुरू में ही आपसे यह कहना चाहा था, लेकिन आपने अवसर मांगा, मैंने आपको बताने दिया। सेंसस नहीं हुआ है, यह पूरा देश जानता है, पूरा झारखंड जानता है कि 2011 में ही अंतिम आखिरी सेंसस हुआ था और उसके बाद अड़चने आ गई। अब 2026 में जाकर सेंसस हो पाएगा। अब जहां तक मुद्दा आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ है संथाल में, तो इसको लेकर पूरे संथाल का बच्चा जानता है कि घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ है। आप जिस एसपीटी एक्ट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने दिखाया कि दांदू उरांव और परमेश्वर मुर्मू, माफ कीजिएगा, इन दोनों की जमीनों पर परमेश्वर हेम्ब्रम और दांदू हेम्ब्रम, इन दोनों की जमीन पर रहमतुल्लाह अंसारी नाम के व्यक्ति ने खरीदा था 1965 में। मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी मुझे अरुण वर्मा साहब के पास जाना है। जमीनें उस वक्त कैसे ट्रांसफर हुई होंगी जब आज उन दोनों को पीटा गया, दोनों लहूलुहान हो गए। कोर्ट से आदेश हुआ कि जमीन हेम्ब्रम
लोगों की है, अमरम भाई की है, लेकिन अंसारी बंधु उनको जाते हैं, उनके घर पर पीटते हैं। आदिवासी हैं सर, जिस आदिवासी की आप बात कर रहे हैं, और पीटे जाते हैं। अगर इसके अलावा बात करें पाकुड़ की, गोड्डा की, हर जगह हमारे भी रिपोर्टर्स हैं सर, सूचनाएं हमें भी आती हैं और आपके पास भी सूचनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास सूचनाएं नहीं है। लेकिन चूंकि मुद्दा या नैरेटिव आप जो भी कह ले कि ये बीजेपी का नैरेटिव है या बीजेपी का मुद्दा है, चंपाई सोरेन साहब ने भी कहा है कि मुद्दों से उठकर सोचना होगा। अगर घुसपैठ हो रही है, चर्चा हुई है, राज्य में बात है, 500 पेज की शिकायत पत्र सौंपा गया है, 500 पेज का निर्वाचन आयोग को बीजेपी ने, मान सकते हैं कि उनका मुद्दा है, यह संभव है कि राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन साहब इस राजनीतिक मुद्दा के चक्कर में झारखंडियों का हित मारा जाएगा। इसको इस गंभीरता से लेने की जरूरत है, ना कि नैरेटिव सेट करने की जरूरत है उसके पीछे। अरुण वर्मा साहब का रुख कर लेता हूं एक बार। कमाल खान साहब आपने हाथ उठाया था, आऊंगा आपके पास। अरुण वर्मा साहब, एक बड़ी टिप्पणी की है आज हेमंता बिस्वा शर्मा साहब ने, कहा कि गाजा पर तो रोते हैं आप लोग, गाजा पर INDIA गठबंधन जरूर आंसू बहाता है कि वहां पर अटैक हो रहा है, हवाई अटैक हो रहा है, मुस्लिम मारे जा रहे हैं, लेकिन आज बांग्लादेश से हर दिन तस्वीरें आ रही हैं, घुटनों तक पानी में खड़े हैं बांग्लादेशी शरणार्थी और भारत आने की बाट जो हो रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां, लेकिन कोई किसी तरीके का कोई संदेश, एक्स पर पोस्ट या संवेदना अभी तक नहीं दिखाई दी। मानवता के नाते तो किसी के भी जान जाए, संवेदना तो या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी की जान की कीमत हम लोग एक बराबर मानते हैं जी। तो संवेदना तो हम लोग व्यक्त करते हैं। और माननीय मोदी जी की सरकार, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं, हिंदू हितैषी होने का ढोंग भी रचते हैं, तो उनको किसने रोका है? बांग्लादेश से जो भी लोग हैं उनको लाएं, रखें, हम लोग थोड़ी ना मना कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी कहा कि बांग्लादेश के हिंदू हो या पाकिस्तान के हिंदू हो या कहीं के भी हो, कांग्रेस देख लीजिए अपने समय में ला के रखे ना, हिंदू रहे या मुसलमान रहे, जो रिफ्यूजी थे, रिफ्यूजी तो हमको लगता है कि करीब करीब पाकिस्तान से आए और यहाँ पे हैं। रांची में उनके लिए फिराए लाल में भी देख लीजिए कि कांग्रेस का ही समय में फिराए लाल में दुकान बना के उनको आवंटित किया गया। यहाँ मेट्रो गली में उनको रहने के लिए कांग्रेस की ही सरकार ने व्यवस्था किया ना, रहने से लेकर रोजी रोजगार तक की व्यवस्था की। तो मोदी जी सिर्फ देखिए बड़ी बड़ी बोली के सिवा कुछ नहीं है। घुसपैठ, चलिए मान लेते हैं घुसपैठ हुआ, तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी क्या हम लोग लेंगे? अगर घुसपैठ हुई है, मान लिए हम लोग, तो घुसपैठ हुई है तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप 10 साल से आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि 130% जनसंख्या बढ़ गई। आप कह रहे हैं, हम लोग कभी आरोप नहीं लगा रहे हैं। और कौन आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी में जो घुसपैठ करके चले आए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, दल बदलू नेता, जिनको ऊपर आरोप लगाते थे बीजेपी के लोग कि इन्होंने नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, न जाने क्या क्या घोटाले, उनको ऊपर बुकलेट जारी करके आरोप लगाते थे। वो घुसपैठ किए हुए नेता, घुसपैठ करके अमर बाबू जी आ गए हैं बीजेपी में, घुसपैठ करके बाबूलाल मरांडी जी आ गए हैं। तो ये लोग खुद घुसपैठ किए हुए हैं, तो इन लोगों को सब घुसपैठिया दिखता है। अगर सही में घुसपैठ हुआ है तो माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, अमित शाह जी से आप मांगिए इस्तीफा। आप बोलिए कि अच्छा है, आप घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अभी कमाल खान साहब बोलने लगे बोलते बोलते हम लोग की सरकार के बारे में कि हम लोग कुछ नहीं किए। अरे भैया, आप लोग के बारे में क्या बोले? हम तो हमेशा कहते हैं आपके चैनल में आते हैं, तो बीजेपी के लोग मरते दम तक पेंशन लेंगे, सब्सिडी लेंगे, पर जो सरकारी कर्मचारी है उनका ओल्ड पेंशन स्कीम को इन्होंने बंद कर दिया। हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी को हम लोगों ने मजबूत किया, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। जब झारखंड अलग राज हुआ तो उस वक्त की बात बार बार बोलते हैं कि बाबूलाल जी, इस प्रदेश में बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, पिछड़ों का आरक्षण को घटा के 14% कर दिया, डेमोसाइल की आग में झारखंड को उन्होंने झोंक दिया था, याद ही होगा। तो सिर्फ झूठ प्रपंच की राजनीति करते हैं। अभी भी देखिए, अब देख लीजिए, जब हम लोग की सरकार बनी तो मात्र 4 लाख लाभुक थे वृद्धा और दिव्यांग वृद्धा पेंशन की। हम लोगों ने यूनिवर्सल कर दिया वृद्धा पेंशन को। कोई भी जाति धर्म की 50 साल की महिला हो और जो विधवा महिला है उसकी उम्र सीमा को हम लोगों ने हटाया, और जो दिव्यांग है किसी भी उम्र के हो तो हम लोगों ने उन्हें 1000 रुपया देना चालू किया। आज 32.5 लाख लाभुक हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तो मात्र 4 लाख लाभुक थे। हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली को मुफ्त कर दिया, करेंगे नहीं कर दिया। तो आज 29 लाख लाभान्वित है उस योजना से। हम लोगों ने सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई,
बच्चियों को पढ़ने के लिए हम लोग सुविधा दे रहे हैं, पैसा का भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने देखिए महिलाओं का मान सम्मान के लिए प्लास योजना भी हम लोगों ने लाया। तो हम लोग महिला और अभी मैया सम्मान योजना लाए तो इन लोगों को पेट में दर्द होना चालू हो गया। अरे भैया आप लोग को तो सहयोग करना चाहिए। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? जनता की सेवा करेंगे तब तो ही वोट आप पाएंगे ना। अभी मैया सम्मान योजना आया है, एक तरह से उन महिलाओं को बहकाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे भैया क्यों नहीं मिला? हम लोग तो दे ही रहे हैं। हम लोगों का रॉयल्टी का पैसा, खनिज का रॉयल्टी और जीएसटी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दबा के बैठे हुए हैं। और आपने देखा होगा रघुवर दास जी सरकार का बकाया, बिजली बिल का बकाया केंद्र सरकार जबरदस्ती झारखंड सरकार के खाते से काट ले रही थी। तो हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, अबुआ आवास की बात करते हैं। 8 लाख पेंडिंग है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख झारखंड सरकार ने लिस्ट भेजा है। 8 लाख आवास योजना को पेंडिंग करके रखे हुए हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या देते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में 1,30,000 रुपए देते हैं और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख। तो हम लोग तो अपने साधन से, अपने संसाधन से, जब झारखंड अलग हुआ तो राज्य बन, मतलब झारखंड अलग राज्य हुआ, सब सरप्लस बजट हम लोग के पास थी, सरप्लस पैसा था। पर रघुवर दास जी की सरकार जब यहाँ पे थी तो हम लोगों को जब सरकार मिला रघुवर दास के हाथ से, जब डबल इंजन की सरकार को हटा के हम लोग हेमंत जी की सरकार आई, तो कर्ज में डूबा हुआ राज मिला, खजाना खाली मिला। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपने साधन, अपने संसाधन में करके आज इस स्थिति में आए कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू किया, विधवा और वृद्ध महिलाओं का पेंशन हम लोगों ने दिया, अभी मैया सम्मान योजना हम लोगों ने चालू किया, 25 लाख नए राशन कार्ड हम लोगों ने बनाए। कैसे कर लिया आप लोगों ने? 2 साल कोरोना में इतना काम बंद रहा, खजाना खाली था, कर्ज में डूबा था। बड़ी उपलब्धि है सरकार की। अगर सरकार ने ये किया है, अब ये कहां से इनकम आ गया कि रघुवर दास के सरकार में खजाना खाली हो गया और 2019 में सत्ता संभालते के साथ 2 साल 21-22 में ठप हो गया काम पूरी तरीके से। बावजूद इसके केवल 2 सालों में आप लोगों ने इतना कुछ कर लिया कि इतनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप कर पा रहे हैं, जिससे मैं आ रहा हूं आपके पास, जिससे वित्त पर भी एक दबाव बन रहा है। एक दुख करते हैं अपने अतिथियों का। एक बार कमाल खान साहब के पास चलते हैं, पहले से हाथ भी उठा रहे थे कमाल खान साहब। कमाल साहब, अरुण वर्मा कह रहे हैं, जेएमएम का, कांग्रेस का कहना है कि आप लोगों ने, रघुवर दास की सरकार ने जो 2014 से 2019 तक आपने जो सत्ता चलाई, उसके बाद आपने कर्ज में डूबी, पूरा कर्ज में डूबा हुआ राज्य इनको सौंपा, खजाना खाली करके आपने झारखंड का दायित्व हेमंत सोरेन को लेना पड़ा, खाली खजाने का। देखिए, आपके माध्यम से एंकर महोदय, कांग्रेस के मित्र से और जेएमएम के मित्र से मैं बहुत नम्र निवेदन से पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी पार्टी या क्या इनका घुसपैठियों के खिलाफ है या पक्ष में? ये हाँ ना में खाली बोले। आखिर सिर्फ मैं उठा रहा हूं, देश के हमको हित है, 47 में हमने दंश को झेला है, तो थोड़ा भी इनको नहीं है मोह माया? आपके माध्यम से दूसरा काम कह रहे हैं, सारा आपका हिंदुस्तान के सारे देश की जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, और झारखंड में हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने ही काम किया है। कुछ योजनाएं बता दे सर। तो लगातार योजना बताते हैं जेएमएम और कांग्रेस अपनी योजनाएं बताते हैं। योजना का एक भी तो साबित, आपका तो इतना बड़ा चैनल है भाई साहब, आप कहीं से भी रिपोर्टर को खबर करेंगे, कोई योजना जमीन पर उतरने का नाम नहीं लिए। ये कह रहे बालू का, अब आपका बालू का ये घोषणा किए हैं, खाली घोषणा करने के लिए सोनिया जी ने इनको मुख्यमंत्री बनवाया है, चंपई सोरेन जी को हटवाकर सिर्फ की घोषणा कर दो। अब जैसे घोषणा तो खटाखट आपका घोषणा किए, और चुनाव के बाद लखनऊ कार्यालय में मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई 6,000 रुपया लेने के लिए, 7,000। राहुल जी कहते थे खटाखट, और जनता का हो गया सफाचट, एक भी पैसा नहीं। राहुल जी कहते थे खटाखट, जनता का हो गया सफाचट जी। वो नहीं दिए जनता को, बेचारे को भरम में डालकर, जिस तरह यहाँ 5 सीट में आदिवासी भाइयों को भरम में डालकर, मुसलमानों को भरम में डालकर वोट लेने का काम किया है, यही भरम का है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त का ये किया। अब आपका एक बताइए, छोड़ दीजिए पूरा आपका झारखंड का, कटरू में चले जाइए जी।
हज हाउस बना है ना, इतना बड़ा मुसलमानों का पवित्र आपका हज हाउस है। हज हाउस इनके जमाने में बना था तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई, हिलने लगा। किसने बनवाया? माननीय रघुवर दास जी ने डिमोलिश करके हज हाउस को आज इतना उम्दा हज हाउस उन्होंने बनवाया। यहाँ आपके बगल में कार्यालय में कचहरी के पास टाउन हॉल जाकर देखिए कि अभी तक रहते तो वो आपका टाउन हॉल आपका अभी तक वहाँ तो खजाना सर वही सब चीज में खाली हो गया। खजाना खाली काहे को कहे? झूठा आरोप है साफ की खजाना खाली करके ये झूठ बोलने का क्या है? झूठ का कोई ये नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं कि कौन सा योजना है जो इन्होंने कहा है, यही तो काम किए इन लोगों ने झारखंड में कि जो आपका भ्रष्टाचार किए। एक पैर इनका मंत्री का जेल में जा रहा, यहाँ तक कि अब उच्च अधिकारी ये में, और कोई अच्छा काम करके ये जेल में नहीं जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं। अब बताइए, कोई माई का लाल हमारे भी तीन मुख्यमंत्री थे। माननीय बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे, माननीय अर्जुन मुंडा जी दूसरे मुख्यमंत्री थे, तीसरे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। आपका कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, चलिए संजय सिंह ना कोई मंत्री पर, ना कोई मुख्यमंत्री पर पहले से हाथ बिछा संजय सिंह। ये झूठ का पैमाना नहीं। और काम का गिनती कराऊं मैं नागेश जी कि झारखंड में हमारा है तो आपका 24 घंटा भी हो जाएगा तब भी आपका खत्म नहीं होगा कि इतना। और जो जमीन है आप सर्वे करवा लीजिए तो लोग कहेंगे ना भाजपा की सरकार में जो काम हुआ है, और जनता ले रही है नाम कि बड़ा झूठ बोल के और ये फरेब करके इन लोगों ने सरकार पिछली बार बनाया है। लेकिन इस बार सबक सिखाएंगे। संजय सिंह साहब, एक बात बहुत बड़ी फिर इन्होंने कह डाली, इन्होंने कह दिया कि हमारे शासनकाल में किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा था। हालांकि कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री मुझे लगता नहीं है बन पाए हैं राज्य में। कांग्रेस सत्ता सरकार बना पाई है राज्य में, जेएमएम की सरकार को ही कांग्रेस ने समर्थन दिया या फिर मधु कोड़ा सरकार के समर्थन में रही कांग्रेस। जनता क्यों नकार रही है कांग्रेस को धीरे धीरे? इतनी पुरानी पार्टी है आपकी, लेकिन झारखंड में धीरे धीरे वजूद खोता जा रहा है कांग्रेस, क्यों? ये सवाल ही काल्पनिक है जी। इसलिए काल्पनिक सवाल है क्योंकि जब चुनाव होता है तब सवाल का जवाब आता है। तो सर चुनाव तो हमने मेरा जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको गंभीरता से लिया जाए। जरूर ले सर, 5 विधानसभा के चुनाव देखे, उसी पर सवाल पूछा। जिस पार्टी का 17 सदस्य विधानसभा में हो, उस पार्टी को अगर कोई कहे कि झारखंड से उसका जमीन उखड़ रहा है या वजूद मिट रहा है, तो 81 सदस्यीय विधानसभा में 17 विधानसभा के सदस्य का होना मायने रखता है। 20%। तो हाँ बिल्कुल, तो प्रतिशत को निकाल कर देखें आप। 20% बता। ठीक है। तो गठबंधन की राजनीति में कभी बीजेपी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई है 2000 से। जब भी बनाई है तो उसको भी सहयोगियों की जरूरत पड़ी है। आप 2014 से 2019 के एक बार आंकड़े निकाल के देख लें सर। आप देख लीजिए, आंकड़े स्वयं देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर, आप भी चेक कर। सहयोगियों के बिना नहीं बनाई। बीजेपी को अकेले 41 विधायक नहीं मिले हैं। पिछली बार रघुवर दास जी ने भी जेवीएम को तोड़ा, विधायकों को मिलाया, तब उनकी संख्या। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता तो मिलती है। नहीं, इस विमर्श में आपको जाना होगा मतदाताओं के पास। राजनीति हमेशा परिवर्तन की तरफ दिखता है। राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, लगातार परिवर्तन होता है। जनमानस का सोच जो है बदल रहा है। मैं आता हूं कुछ आंकड़ों पर। देखिए, झारखंड का जो पॉपुलेशन है, जो झारखंड की जो आबादी है 2021 के सेंसस के अनुसार, वो 3 करोड़ 30 लाख के आसपास है। उसमें से 42% जो है वो गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। हाँ, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि इसी पर राजनीति का और सामाजिक और आर्थिक विमर्श का पूरा संदर्भ तैयार हो रहा है कि आबादी झारखंड की 2011 के सेंसस के अनुसार 3 करोड़ 30 लाख और उसमें से 42% गरीबी सीमा रेखा के नीचे। महिलाओं की आबादी 1 करोड़ 60 लाख
उसमें से 42% को निकालिएगा तो करीब 65 से 67 लाख के आसपास गरीब महिलाएं हो जाती हैं, जिसमें हर आयु की हैं, मतलब किशोरियों से लेकर। सर निष्कर्ष बताएं, क्या निष्कर्ष हम बतला रहे हैं। अब आप देखिए हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने 21 से 50 तक की आयु की महिलाओं को जो विवाहित हैं और गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं, उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ दिया। इसके लिए सरकार का फैसला था सर या सिर्फ सीएम का फैसला है? नहीं, ये समझिए, ये अंत्योदय की नीति है और इसमें आप देखिए मुख्यमंत्री जी कितना इसको समझते हैं झारखंड को, जैसे कि झारखंडी को समझना चाहिए, जिसका समझ झारखंडी हो। उन्होंने समझा इस बात को कि 50 वर्ष से ऊपर की आयु की महिलाओं को हम सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ें और 21 से 50 मैया योजना जोड़ें। तो आप देखिए सामयिक रूप से तो सारी महिलाएं जो आपकी गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं वो जुड़ गई। और मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं, 2019 में झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या 23 लाख के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों योजनाओं के माध्यम से झारखंड में जितनी महिलाएं हैं जो गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं, उनको 48 लाख महिलाओं को टारगेट किया गया है। हाँ, तो उनको मैया कल्याण योजना के तहत उनको आच्छादित किया जा रहा है। तो आप कहना सर आप क्या चाह रहे हैं, मुझे आप एक बार समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या निष्कर्ष क्या देना चाह रहे हैं? निष्कर्ष ये देना चाह रहे हैं कि जब हम पहुंचते हैं जहां पहुंचना है, इतिहास जहां हमको कहता है पहुंचने के लिए अंत्योदय में, तो उसको आप एक बहुत बड़ी रेखा के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, आपने कहा कि सवाल काल्पनिक है। 5 विधानसभा हमने देखे सर, 5वीं विधानसभा का ये अब अंत होने जा रहा है, 5वीं विधानसभा समाप्त होने जा रही है। सीटों के आंकड़े अपने आप देखते रहे, कांग्रेस के केवल अगर आप देखें, आप भाजपा के भी देखें, निश्चित तौर पर गठबंधन के भी देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, कहीं ना कहीं जनता में विश्वास खोते जा रहे हैं। भले आपने इसको काल्पनिक करार दिया, लेकिन आप कांग्रेस का इतिहास निकाल के पढ़ लें, आपको इस सवाल का जवाब कांग्रेस के इतिहास में ही मिल जाएगा। देखिए ये निष्कर्ष जो आप निकाल के एक वाक्य के रूप में इसको आप समझ किए कि जनता के विश्वास हम खो रहे हैं, तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीटों की संख्या बढ़ी है, और 24 के लोकसभा चुनाव में हमारे सीट बढ़कर 99 हो गए हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी हम लोगों ने बीजेपी को परास्त किया है। संजय जी, अरुण वर्मा साहब, आ रहा हूं कमालकांत साहब। अरुण वर्मा साहब, जेएमएम रीजनल पार्टी है, झारखंड का विकास चाहती है। जेएमएम के लिए कोई मजबूरी नहीं है कि जेएमएम गठबंधन में रह के कांग्रेस के साथ जाए या गठबंधन बदल के बीजेपी के साथ चला जाए। जेएमएम को कोई रोक टोक नहीं है, पहले भी हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा सरकार बना चुके हैं। बदलता हुआ जो परिवेश है, बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, क्या इशारा कर रही है गठबंधन मजबूती से चलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने कुछ मामलों में अलग राग भी अलापने शुरू किए हैं, जैसे डीजीपी के नियुक्ति को लेकर अलग राग अलापा, चमरा लिंडा पर अलग राग अलापा गया, तो कई मामले जेपी पटेल को लेकर अलग बातें कही गई कि बिना हम लोगों से सहमति के किया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना एक स्टैंड कायम कर रही है, जेएमएम के खिलाफ ही कह लें इसको। देखिए गठबंधन है तो देखिए बर्तन जब एक जगह रहता है तो 1-2 बर्तन गिरता है, आवाज आती है। तो लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति का आज़ादी है, अपनी बातों को रखने का वो लोग रखें, इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं है। और जब हम लोगों की सरकार थी बीजेपी के साथ, तो वो बीजेपी कुछ कोई और थी और ये बीजेपी कुछ और है। अब देखिए पहले के बीजेपी चाल चलित और चेहरे की बात करती थी, और अब की बीजेपी जिसको बोलती है भाग मुकुल भाग, वो मुकुल राय भाग के सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जिस अशोक चौहान को मोदी जी कहते थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, शहीद की विधवा का जमीन तक को नहीं छोड़ा, वो अशोक चौहान को भी ये लोग ले लेते हैं। अभी भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे थे। अजीत पवार चक्की पीसिंग बार बार बोलते हैं जब हम आते हैं तो, कहाँ अजीत पवार चक्की पीस रहे हैं? 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया, अभी उनको डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं। उसी तरह से आपने प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर भी आरोप लगाया कि वह उनका आतंकवादियों से इकबाल मिर्ची संबंध है, मनी ट्रेल का आरोप लगाया, 70,000 करोड़ का जहाज खरीद का घोटाला का आरोप लगाया। पर अभी वो आपके साथ आ जाते हैं तो उनका केस देख लीजिए वापस होना चालू हो जाता है, उनका संपत्ति जो जब्त थी वो रिलीज होने लग गई। तो भ्रष्टाचार के बारे में किस मुंह से बोलते हैं, समझ से हम लोगों के बाहर है। यहाँ भी देख लीजिए भानु प्रताप शाही
130 करोड़ का दवा घोटाले का आरोपी है। 8 करोड़ का संपत्ति उनका जब्त, कमल का दवा रहा हूं आपके पास, कमल का 8 करोड़ का संपत्ति उनका जब्त भी है, ईडी ने जब्त कर रखा है। और उसके बाद अभी हम लोगों के बारे में बोल रहे, जब हम बताएं कि खजाना खाली था, राज को कर्ज में डुबा के गए, तो बोलने लगे कि वर्मा जी गलत बयानी कर रहे हैं। अरे भैया, आपका चैनल चलाया कि बिजली बिल बकाया जो था वो झारखंड सरकार के खाते से केंद्र सरकार ने 2 बार काट लिया, आप ही का चैनल में चला, तो क्या गलत चीज आप लोग चला रहे थे? कुछ भी बोल देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के, सारे अखबार में आया, आपका चैनल में भी चला, हम लोगों ने देखा। तो जब आप अपना बकाया, अगर पैसा है तो आप जबरन काट ले रहे हैं, तो कैसे बकाया था रघुवर दास जी का शासनकाल का पैसा? जब इतना अधिक आप पैसा छोड़ के गए, कर्ज में नहीं डुबा गए, तो क्यों बकाया था? देखिए, हम लोग गरीब के अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 में भी जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने थे, तो याद कीजिएगा कि हम लोगों ने उस समय भी लुंगी धोती साड़ी योजना चालू किया था। आप याद, अभी आप झारखंड, आपका चैनल तो जाते गरीब से गरीब लोगों के पास, आपका चैनल ग्रामीण इलाके तक में जाती है। आप देखिएगा कि तन में एक ढंग का कपड़ा नहीं होता है ग्रामीणों के पास, तो 10 रुपया में हम लोगों ने लुंगी धोती साड़ी देने के कि कम से कम तन में कपड़ा आ जाए, तो हम लोगों ने चालू किया। इनकी सरकार आई तो इन्होंने बंद कर दिया उस योजना को। दाल भात योजना भी चालू की है, बंद कर दी है इन्होंने। अभी आप देख लीजिए, अभी देख लीजिए कि अभी हम लोग जन वितरण प्रणाली के मार्फत धोती लुंगी साड़ी तो दे ही रहे हैं, दाल भी देने का हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है, नमक भी दे रहे हैं। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि दाल नमक के साथ हम लोग पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य को संवार, जब शिक्षित समाज होगा तभी देश आगे बढ़ेगी, उन्नति करेगी। तो हम लोग शिक्षित समाज के लिए भी ऐसी एक्सीलेंस स्कूल बनाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को फंसा के जेल भेज दिए, बताइए, आज तक देश का इतिहास में हमने कभी नहीं सुना। नहीं, न्यायालय का मामला पर देश का इतिहास में अगर आप भी सुने हैं तो हमको बता दीजिए कि सिविल मामला में किसी को भी जेल भेजा गया है? हेमंत सोरेन का बात छोड़ दीजिए, एक बार तो मेरे बात ये बात पूरी 10 सेकंड और बोलेंगे। हाँ, बोल कि सिविल मामला में आज तक हमने देखे कि किसी को ही पकड़ के जेल भेज दिया गया और छोड़ दीजिए हेमंत सोरेन जी, पर हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिए किस जमीन में? जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, और जिनका मालिक ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि उनका जमीन को हेमंत सोरेन जी ने छीनने लूटने का प्रयास किया। तो आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री, सोच लीजिए क्या शोषण आप लोग कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को बेबुनियाद आरोप के आधार पर आप लोग उठा के जेल भेज रहे हैं। कमाल खान साहब, ये तो एक अलग मामला हो गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ये सच्चाई है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा कहती है कि मुखर होती है भाजपा कि हमने प्रहार किया भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जिन पे आपने आरोप लगाया, जिनके यहां छापे पड़े, कहीं ना कहीं घूम फिर कर सभी आते गए। और यह विपक्ष का आरोप है या सत्ता पक्ष का आरोप है, कह रहे हैं कि आप लोगों ने वॉशिंग मशीन रखी है जिससे भ्रष्टाचार धो डालते हैं आप लोग। अच्छा बताइए, इतना रुपया आपका पकड़ में आ रहा है, आखिर क्या चीज का है? नोटों का, ईटा का तो पहाड़ हमने देखा है, लेकिन नोटों का पहाड़ तो अभी आपका देखने में आ रहा है कि एक आपके ये 35 करोड़ रुपया में माननीय मंत्री इनके जेल में है। 35 करोड़ रुपया का ढेर छल्ली आप ही ने चैनल में दिखाया है। तो मैं बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार आखिर इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी। आखिर भाजपा के नेता या भाजपा के लोग क्यों नहीं पकड़े गए? एक भी तो साबित करे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, पिछले नेता। देखिए ऐसा है कि हम साफ सुथरी सरकार देने का काम किए, आज भी गोल मटोल नहीं दिए। मैंने आपके माध्यम से पूछा था कि जो विदेशी आ रहे हैं हमारा देश में घुसपैठ कर रहे हैं, आखिर उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या जेएमएम? ठीक है कि मान लिया कि एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अब ये योजना का बोल रहे हैं, हम लोगों ने तो आपका 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्रिंग का किए थे, काहे बंद कर दिए ये? आप बताइए कि हमारे, अरे छोड़िए बिचौलिया को रुकिए ना, हम ना टोका है वर्मा जी। अच्छा ठीक, मैं नहीं टोका हूँ। 1 रुपया में क्यों बंद कर दिए? अब कह रहे हैं बिचौलिया, बताइए तो बिचौलिया तो पाल रहे हैं आप। नहीं सुन लीजिए ना, 50 लाख रुपया हमको कहे बाबू, 50 लाख का जमीन खरीदेंगे ना हमको बोलने दीजिए ना भाई, हमको बोलने दीजिए। और आपका देखिए, सुन लीजिए, अभी आपका ये है और आपको आने दीजिए तो हम लोग भी जांच करवा कर और भी जाएंगे जेल।
इसलिए कि बहुत सा लोगों का छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट का आपका उल्लंघन किया गया है। स्वदेशी जो आप नाम ले रहे हैं ना, आप ही में किया गया है। और कह रहे हैं कि आदिवासी का गोल मटोल खाली भरम में। मैं बता रहा हूं आपका माननीय एंकर महोदय, ये है जिस तरह का कांग्रेस का बुरा हाल क्यों हुआ, झूठ बोलने से, भरम पैदा करने से। अब जिस तरह झूठ बोल दिए 6,000 रुपया देंगे, 1 रुपया नहीं किसी को मिला, आखिर भर में सर आपके लोकतंत्र में विपक्ष के जो है नहीं विधायक दल के नेता राहुल गांधी साहब, यही दलों को सिर्फ घोषणा हो रहा। अब बालू का घोषणा हुआ, क्या है, किस नियम से बांटा चलिए घोषणाओं पर बात करेंगे। आ रहा है कमल खान साहब, लोगों को बालू दिया जाएगा। लौट कर खांस ले, आप पानी पिए पहले, थोड़ा सा पानी पिए, आ रहा हूं। चलिए संजय सिंह साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि ईडी सीबीआई को लेकर पहले से नाराजगी है सत्ता पक्ष में। अब बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जनहित याचिका दायर उस पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने आईबी को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आईबी अगर रिपोर्ट देती है कि बांग्लादेश में घुसपैठ हुआ है, जो कि पहले से ही स्पेशल ब्रांच ने, आपके राज्य के स्पेशल ब्रांच ने 2023 में यह रिपोर्ट भेज चुकी है सरकार को कि बांग्लादेश पाकुड़, गोड्डा, दुमका में तेजी से घुसपैठ हो रहा है। क्या सत्ता उस आईबी की रिपोर्ट को मानेगी? क्या वास्तव में घुसपैठ पर झारखंड सरकार भी सख्त कदम उठाएगी घुसपैठ के खिलाफ? पहले मुझे आपको ये बताना वक्त नहीं है, 2 मिनट है सर। नहीं, मुझे बताना है, सवाल का जवाब नहीं, मुझे बताना है कि कांग्रेस का वोट शेयर 3% बढ़ा है 2024 के इलेक्शन में। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये जरूरी बताना है क्योंकि आपने इस निष्कर्ष पे पहुंचा दिया। कब से निकाला मुझे नहीं पता सर। आप जनता की तरफ से बोल दिए कि जनता ने कांग्रेस से निकाला, आपने 19 से निकाला, 14 से निकाला। मेरा दायित्व है बतलाना कि जनता नकारता तो 3% नहीं बढ़ता। आईबी की रिपोर्ट को आने दीजिए। आईबी भारत सरकार का एक संगठन है, तो भारत सरकार के इस संगठन को बताना होगा कि बीएसएफ के द्वारा किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में सफलता मिली है। क्योंकि अगर उनको अतुल्य और विशिष्ट सफलता मिलती तो ये जो चर्चा है, विमर्श है कि घुसपैठ हुआ है, उसमें बीएसएफ के आला अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। चलिए आपको एक बात बता देता हूं सर, 1992 से संथाल में घुसपैठ को लेकर वहां के जो यूथ नेता हैं लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन ना भाजपा ने उनको तरजीह दिया, ना कांग्रेस ने तरजीह दिया, जेएमएम ने भी तरजीह नहीं दिया। लगातार वो चाहे आपके कांग्रेस के हो बात करें, जेएमएम की बात करें या बीजेपी की बात करें, घुसपैठ को लेकर संथाल काफी उग्र रहा 90 के दशक से ही, बल्कि 90 नहीं 72 के दशक से ही, 70 के दशक से ही उग्र रहा। लेकिन बार बार दबा दिया जाता रहा, आवाज दबाई जाती रही और मामला दबा कुचला जाता रहा। अब विपक्ष ने इस मामले को जो कहते हैं बोलचाल की भाषा में लोक लिया है, कैच कर लिया है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, तीसरी तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, जो ये साफ कर रहा है कि लोकतंत्र के लिए बांग्लादेशी सोच खतरनाक साबित हो सकती है। जल्दी से बात पूरी करें। कमाल खान साहब आपने हाथ उठाया था, आधे मिनट में बात पूरी करें। अरुण वर्मा साहब को भी आधे मिनट में बात। देखिए ऐसा है कि मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने मुल्क, मैंने पहले भी कहा था कि सर्वोपरि है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेगी टूटेगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन मुल्क सर्वोपरि है, मुल्क की अखंडता है। और इसमें कांग्रेस का नियत और जेएमएम का नियत कभी भी साफ नहीं है। मेरे बात का जवाब राष्ट्रवादी सिर्फ भाजपा है, भाजपा को हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ा, जो देश को आजाद कराया, वो राष्ट्रवादी नहीं है। 2024 और जो आरएसएस कभी आजादी की लड़ाई में नहीं शामिल हुआ, जो बीजेपी कभी आजादी में शामिल नहीं हुआ, वो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी बनने का जो में चुनाव के पहले अगर ये आडंबर है ना, ये बात बीजेपी का मुद्दा बनती है तो, और आप इस पे ये कहते हैं कि कांग्रेस लापरवाह है या जेएमएम लापरवाह है, तो ये भी उचित नहीं है सर। ये एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन हम लोगों ने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़कर बांग्लादेश को बनाया था। इसका तो लड़ाई को जीतने के बाद हम लोगों ने बांग्लादेश को लिबरेट किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर घुसपैठ को संरक्षण कोई क्यों देगा?
क्या फायदा होगा? घुसपैठ यहाँ पर विषय नहीं है, यहाँ राजनीति हो रहा है। घुसपैठ क्या अरुण जी, सर, अरुण जी 30 सेकंड सांप्रदायिक राजनीति हो रहा है, सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति हो रहा है। 30 सेकंड में अरुण जी जल्दी। देखिए, कोई भी देशभक्त देश हित की ही बात करेगा जी। पर संजय सरोज टेरर फंडिंग का आरोपी, पाकिस्तान को टेरर फंडिंग कर रहे थे, आतंकवाद, वो संजय सरोज को देख लीजिए, बीजेपी ज्वाइन करवा लेती अपनी पार्टी में। किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? आतंकवादी तक को नहीं छोड़ रहे हैं आप। टेरर फंडिंग करने वाले संजय सरोज बीजेपी में शामिल हो गए। ये लोग किसी के नहीं शामिल हुए हैं संजय सरोज? ये संजय, देखिए संजय सरोज पाकिस्तान, देखिए ये मोदी परिवार में नए सदस्य हैं, देखिए ना। संजय सरोज पाकिस्तान के निर्देश में 2018 में लश्कर तैयबा को टेरर फंडिंग करने का आरोप में जेल गए थे। कहाँ ज्वाइन कराया गया? बीजेपी ज्वाइन करवा ली अपनी पार्टी में। किस जगह पे, कौन से राज्य में? आप इनको देखिए, फेक न्यूज आपका, फेक न्यूज हम लोग, नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है ये बात। चलिए, नहीं, ये 2 साल पहले की न्यूज है। तो कमाल, नहीं, 2 साल, देखिए आतंकवादी। अगर आप मेरा नाम भूलेंगे तो मैं वास्तव में आपको कमाल साहब कहूंगा। मेरा नाम अभिषेक है, कमाल साहब। चलिए, गोलमोल में आपका भी नाम मैं भूल गया। इतना गोलमोल बात। चलिए, धन्यवाद देता हूँ अपने अतिथियों को, अपने अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ। और एक सवाल छोड़कर जाता हूँ कि अगर घुसपैठ का मामला है, घुसपैठ की बात हो रही है, तो घुसपैठ के मामले को लेकर जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी और जेएमएम कभी घुसपैठ को बढ़ावा नहीं देगी। कांग्रेस पर अगर आरोप लग सकता है कि वोट बैंक की तरह कांग्रेस उसका इस्तेमाल कर सकती है, ये कांग्रेस पे मैं आरोप की बात कर रहा हूं संजय सिंह साहब, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसको समर्थन करे ये कहीं से संभव नहीं दिखाई देता। सबका हित बिल्कुल, ये देश हित की बात है और देश हित के मुद्दे पर कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, आसू, चाहे कोई भी हो, सभी के सभी एक जगह पर, एक स्टैंड पर खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों को। हमारे साथ कांग्रेस से संजय सिंह साहब थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से कमाल खान साहब थे, कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दा गर्म हो चुका है घुसपैठ का, बांग्लादेशी घुसपैठ का, और बांग्लादेश का तख्ता पलट इस बात का साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बांग्लादेशी सोच को नकारने की जरूरत है। और अगर यह है सचमुच इस तरीके की स्थिति है जो कि संथाल से आवाजें बुलंद होती रही हैं पहले भी, तो सघन जांच की जरूरत है। कोर्ट ने आईबी से रिपोर्ट मांगा, आईबी को सीलबंद रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट जिस दिन खुलेगा उस दिन यह देखना होगा कि कहीं वो भी राजनीति का अंग ना बन जाए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आईबी आती है इसलिए रिपोर्ट फेवर में है या नहीं है फेवर में, कई तरीके की बातें। इंतजार रहेगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट खुलने के बाद जांच के दरवाजे भी खुलने को तैयार बैठे हैं। धन्यवाद करते हैं सभी का, दर्शकों का धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।